अभी हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया की दर के बारे में देखा। अब हम लोग रासायनिक साम्य के बारे में देखते हैं कि यह क्या होता है। तो मैं फिर से वहीं से स्टार्ट करता हूँ। ये एक अभिक्रिया है, अभिकारक है, और यह इसका उत्पाद है। ठीक है। तो जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो मैंने कहा कि यह जो अभिकारक है इसकी सांद्रता कम होती है और उत्पाद की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अगर इसे एक प्लॉट करें ग्राफ में, तो ये है इधर टाइम और इधर है कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर इसका एक ग्राफ प्लॉट करें तो यह जीरो है टाइम। तो समय जब जीरो है तो ये जो अभिकारक है ये है अभिकारक यानी रिएक्टेंट अभिकारक। तो जब समय जीरो था तो अभिकारक की जो सांद्रता थी वह मैक्सिमम थी। इधर सांद्रता है तो सांद्रता यहाँ पर मैक्सिमम थी। लेकिन जैसे जैसे अभिक्रिया हो चालू हुई तब यह अभिकारक की जो सांद्रता है वो आप देख रहे हैं यहाँ नीचे होती जा रही है। जबकि इसी प्रकार उत्पाद की बात करें तो ये उत्पाद है और उत्पाद की सांद्रता आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो उत्पाद की सांद्रता बढ़ते जा रही है। तो समय के साथ यहाँ पर आप इसी को ग्राफ में देख रहे हैं कि अभिकारक की सांद्रता कम हो रही है और उत्पाद की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन एक ऐसी स्थिति भी हमें प्राप्त हो रही है जहां पर ये जो अग्र अभिक्रिया है और ये जो पश्च अभिक्रिया है, यहाँ पर अभी देखेंगे हम लोग, ये रिवर्सिबल प्रोसेस का है यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। साम्य अवस्था हमेशा उत्क्रमणीय अभिक्रिया में ही स्थापित होती है। जब मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया था तो एक टाइप मैंने छोड़ा था कि जो अनुक्रमणीय अभिक्रिया है और उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में, तो उसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताऊंगा। तो जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है वो क्या होता है इसके बारे में याद रखिएगा। ऐसी अभिक्रिया जो एक ही दिशा में चलती है और पूर्णता को प्राप्त हो जाती है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसको मैं लिख दे रहा हूं, जो एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में चलती है और पूर्णता को प्राप्त हो जाती है यानी ये कंप्लीट हो जाता है, पूर्णता को प्राप्त हो जाती है, तब हम इसे कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या यह विशिष्ट गुण है कि यह एक ही दिशा में चलती है और कंप्लीट हो जाती है। यानी एक बार जब हम लोग इससे अभिकारक से उत्पाद निर्माण कर ले तो फिर से उत्पाद से अभिकारक का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सिल्वर नाइट्रेट और इसकी अभिक्रिया कराते हैं सोडियम क्लोराइड से, तो यहाँ पर AgCl प्लस NaNO3 ये प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जब रिएक्टेंट से यहाँ पर जब प्रोडक्ट बनता है तो फिर से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनाया जा सकता। तो यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। सेम ऐसे ही इसका अपोजिट हो जाएगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया या जिसे हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, तो इसके बारे में याद रखिएगा कि यह दोनों दिशाओं में चलती है यानी अभिकारक से उत्पाद भी बनेगा और उत्पाद से अभिकारक भी बनेगा। ठीक है। और दोनों दिशाओं में पूर्णता को प्राप्त नहीं करती यानी ये कभी कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है। एक बार लिख दे रहा हूं इसको मैं, जो दोनों दिशाओं में चलती है, दोनों दिशाओं में चलती है ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है और किसी भी दिशा में पूर्णता को प्राप्त नहीं होती, पूर्णता को प्राप्त नहीं होती। अनुक्रमणीय और उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में आगे मैं एक बार डिटेल से एक वीडियो बनाकर उसको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर साम्य अवस्था को समझने के लिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया को समझना जरूरी है। ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है और किसी भी दिशा में पूर्णता को प्राप्त नहीं होती है तब उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और याद रखिएगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया में ही साम्य अवस्था स्थापित हो सकती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में साम्य अवस्था स्थापित हो सकती है। ठीक है। यहाँ पर अभी हम लोग जो रिएक्शन देखेंगे वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया रहेगी, तभी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में ही साम्य अवस्था स्थापित हो सकती है। नेक्स्ट इसके लिए कंडीशन याद रखिएगा कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया में हमेशा
यह हमेशा बंद पात्र में होगी, या क्लोज सिस्टम कह सकते हैं हम लोग। उत्क्रमणीय अभिक्रिया हमेशा बंद पात्र में होगी, ठीक है। यानी जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो हमेशा क्लोज कंटेनर में ही या क्लोज एक पात्र में ही संपन्न हो सकती है, ठीक है। तो यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो जैसे हैबर विधि है, N2 प्लस 3H2, ये अमोनिया के निर्माण की विधि है, 2NH3। यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ हम लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया प्राप्त करते हैं और फिर से अमोनिया का वियोजन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में हो सकता है। इसी प्रकार और एग्जाम्पल देखें तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसका वियोजन करते हैं तो यह CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में विभक्त हो जाता है और फिर से इसकी क्रिया कराने पर यह CaCO3 में प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो जब भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी तो यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया में हमेशा साम्य अवस्था स्थापित होती है। तो साम्य अवस्था स्थापित होने के लिए उत्क्रमणीय होना अभिक्रिया होना का जरूरी है, ठीक है। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया हमेशा बंद पात्र में होगी। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये जो साम्यावस्था है, ठीक है। अब इसको मैं एक नए डेफिनेशन से लिख रहा हूँ। तो साम्यावस्था का अगर मैं एक नया डेफिनेशन बनाऊं तो रासायनिक साम्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, रासायनिक साम्य। इसका एक नया डेफिनेशन बन जाएगा यहाँ से कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जहां अग्र अभिक्रिया मतलब जब हम लोग इसको डबल एरो साइन से शो करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन को, तो ये वाला जो शो कर रहे हैं वह अग्र अभिक्रिया है और यह पश्च अभिक्रिया को दर्शा रहा है। अर्थात जब अभिकारक से उत्पाद बनेगा तो उसे अग्र अभिक्रिया और उत्पाद से फिर से अभिकारक बनेगा तो उसे पश्च अभिक्रिया, ठीक है। तो जहां अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर बराबर हो जाती है यानी समान हो जाती है, तब वहां पर रासायनिक साम्य स्थापित होता है। ये दोनों जब अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर जब समान हो जाती है तो वहां रासायनिक साम्य स्थापित होता है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर यानी जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन का और बैकवर्ड डायरेक्शन का, ये दोनों समान हो रही है। यहाँ बस अभिक्रिया रुक नहीं रही है, अर्थात अभिक्रिया स्थिर नहीं हो रही है, यह एक गतिक प्रकृति का है, ठीक है। तो इसीलिए गतिक साम्य भी कहा जाता है। यहाँ पर जो अग्र अभिक्रिया की दर है और पश्च अभिक्रिया की दर है वह समान हो रही है, लेकिन यहाँ रुक नहीं रही है। रुक नहीं रही है करने का मतलब अभी भी प्रोडक्ट अभिकारक से उत्पाद बन रहा है और उत्पाद से अभी भी अभिकारक बनने की प्रक्रिया चल ही रही है, केवल जो रेट है वह समान हुआ है, ठीक है। तो ये होता है रासायनिक साम्य, ठीक है। अब रासायनिक साम्य के अगर हम लोग कुछ गुण देखें तो रासायनिक साम्य के अगर गुण के बारे में बात करें तो एक तो गुण होता है इसका कि रासायनिक साम्य की अवस्था में हमेशा जो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा वह बराबर होगा रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन की। ये याद रखिएगा कि जो अग्र अभिक्रिया की दर है और पश्च अभिक्रिया की दर है वह दोनों बराबर होगी रासायनिक साम्य की स्थिति में। दूसरा याद रखिएगा कि रासायनिक साम्य हमेशा उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल रिएक्शन में ही स्थापित होगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में ही स्थापित होगा। रासायनिक साम्य की जब भी हम लोग बात करेंगे तो वहां पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया में यह स्थापित होगा और उत्क्रमणीय अभिक्रिया में होगा, इसके कहने का मतलब है यहाँ पर फिर बंद पात्र होगा। तो यह प्रक्रिया हमेशा बंद पात्र में होगी यानी क्लोज सिस्टम में होगी। नेक्स्ट याद रखिएगा कि इस अभिक्रिया के समय जो गिब्स एनर्जी है डेल जी उसका मान 0 होगा, ठीक है। जब भी रासायनिक साम्य की स्थिति प्राप्त होगी तो यह रासायनिक साम्य के आप कह सकते हैं एक फीचर्स है एक प्रकार से कि रासायनिक साम्य जब भी स्थापित होगा तो इस प्रकार की घटनाएं होंगी, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा कैटेलिस्ट
कैटेलिस्ट क्या होता है, यह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की स्वयं तो अपरिवर्तित रहते हैं। कैटेलिस्ट क्या होता है, स्वयं तो अपरिवर्तित रहते हैं लेकिन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकते हैं लेकिन कैटेलिस्ट साम्यावस्था को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, कैटेलिस्ट साम्यावस्था को परिवर्तित नहीं कर सकती, याद रखिएगा। यहाँ बस बात हो रही है साम्यावस्था की, यानी जो जिस अवस्था में, जहां पर जिस सिचुएशन में जो साम्य स्थापित हो रहा है वहां को चेंज नहीं कर सकता कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट केवल ये कर सकता है कि किसी जो रिएक्शन है उसके टाइम को घटाया बढ़ा सकता है। अर्थात मान लो ये एक रिएक्टेंट है और यहाँ से एक प्रोडक्ट बन रहा है और कहीं बस बीच में मान लो ये साम्य स्थापित हो रहा है, तो ये जो साम्य स्थापित हो रहा है इसका जो स्थिति है इसको चेंज नहीं कर सकता कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट केवल ये कर सकता है कि यह जो अभिक्रिया मान लो 10 सेकंड में हो रही थी, अब वह उसे चाहे तो 5 सेकंड में भी करा सकता है। लेकिन कैटेलिस्ट रासायनिक साम्य अवस्था की स्थिति यानी ये जो पोजीशन है इसकी उसको चेंज नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा रासायनिक साम्य के बारे में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने रासायनिक साम्य के बारे में पढ़ा, आगे हम लोग इसी के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सक्रिय मात्रा का नियम क्या होता है। सक्रिय मात्रा का नियम, ठीक है, या इसे एक और नाम देते हैं कुलबर्ग और वागे का नियम। गुलबर्ग और वागे का नियम, गुलबर्ग और वागे का नियम। ठीक है, क्योंकि गुलबर्ग और वागे ने ही यह नियम दिया था तो इसलिए सक्रिय मात्रा का नियम या इसे हम लोग साम्य का नियम या गुलबर्ग वागे का नियम, इस नियमों के नाम से जानते हैं। और यह नियम क्या कहता है यह पहले देखिएगा कि किसी भी निश्चित ताप पर जो रासायनिक अभिक्रिया की दर है, ठीक है, किसी भी निश्चित ताप पर जो रासायनिक अभिक्रिया की दर है, रासायनिक अभिक्रिया की दर उसके अभिकारकों के सांद्रणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी किसी निश्चित ताप पर रासायनिक अभिक्रिया की दर उसके अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल का समानुपाती होता है। अर्थात सक्रिय मात्रा का नियम यह कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होगी वह उसके अभिकारकों के जो सांद्रता है उनके गुणनफल के समानुपाती होगा। इसे एक मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हैं तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया की दर है यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो उसके अभिकारक है। जैसे मान लो ये एक रिएक्शन है A प्लस बी और यहाँ पर बन रहा है C प्लस डी, तो ये अभिकारक है और ये प्रोडक्ट है। तो इसके जो अभिकारक है, चूंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तो अभिकारक से उत्पाद भी बनेंगे और उत्पाद से अभिकारक भी बनेंगे। तो यहाँ पर अभी अभिकारक जब हम लोग अग्र अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पर ले लेते हैं RF, यानी RF शो कर रहे हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो इसका जो सक्रिय मात्रा है या इसको बोल सकते हैं सांद्रता। ठीक है, तो सांद्रता के जो गुणनफल है, ठीक है, उसके क्या हो रहा है यहाँ पर समानुपाती हो रहा है। यही चीज निश्चित ताप पर रासायनिक अभिक्रिया की दर उसके अभिकारकों के या इस सांद्रता या फिर यहाँ पर एक और वर्ड यूज करते हैं हम लोग सक्रिय मात्रा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अब हम यहाँ सक्रिय मात्रा वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि साम्य की स्थिति के समय हम लोग सक्रिय मात्रा वर्ड यूज करते हैं तो किसी निश्चित ताप पर रासायनिक अभिक्रिया की दर उसके अभिकारकों के सक्रिय मात्रा के जो गुणनफल है उसके समानुपाती होता है। तो ये आप इस तरीके से, ठीक है, इसको अगर और सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर से हो जाएगा RF इज इक्वल टू K, यहाँ पर से एक कांस्टेंट आ जाएगा K और
इसके इनटू में रहेगा A और ये B, A की सक्रिय मात्रा और B की सक्रिय मात्रा। ये जो कांस्टेंट K आया है इसे हम लोग अग्र अभिक्रिया का वेग या दर स्थिरांक कहते हैं। यह कहलाएगा, यहाँ पर KF लिख सकते हैं हम लोग, अग्र अभिक्रिया का दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक। ये एक वेग स्थिरांक है, याद रखिएगा ये वेग स्थिरांक है, अभी साम्य स्थिरांक नहीं आया हुआ है, ठीक है। ये अग्र अभिक्रिया का दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक है। ऐसे अगर हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर ये अभिकारक हो जाएगा और यह उत्पाद हो जाएगा। तो ये फिर से C और D की सक्रिय मात्रा के समानुपाती हो जाएगा। इसको और सॉल्व कर देंगे तो ये RB और इक्वल टू हो जाएगा KB, C और ये D की सक्रिय मात्रा। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो KB आया है यह भी दर स्थिरांक है, लेकिन यह पश्च अभिक्रिया का दर स्थिरांक है, पश्च अभिक्रिया का दर स्थिरांक है, ठीक है। ये KB है। अब हम लोग साम्य के नियम से जानते हैं कि जब भी साम्य अवस्था स्थापित होती है तब जो अग्र अभिक्रिया की दर है और पश्च अभिक्रिया की दर है वो दोनों बराबर हो जाती हैं। यानी ये अग्र अभिक्रिया की दर हो गई और ये पश्च अभिक्रिया की दर। तो साम्य अवस्था के जो नियम है उसके अनुसार ये दोनों बराबर होंगे। और अगर यहाँ से इसका वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा KF A और B की सक्रिय मात्रा और ये बराबर हो जाएगी KB C और D की सक्रिय मात्रा की, ठीक है। अब इसको अगर एक साइड कर दे KF और KB को तो KF डिवाइडेड बाई KB और इधर हो जाएगा C की सक्रिय मात्रा D की सक्रिय मात्रा डिवाइडेड बाई A की सक्रिय मात्रा और B की सक्रिय मात्रा। ये दोनों इनटू में है, ऊपर में इनटू में है, नीचे से नीचे में इनटू में, ठीक है। तो ये KF और जो KB मिल रहा है रेशियो, इसी को ही हम लोग इस रेशियो को अब कहेंगे साम्य स्थिरांक या KC। इसके पहले जो प्राप्त हुआ था KF और KB यह दर स्थिरांक था या वेग स्थिरांक था अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया के लिए। लेकिन अब जो KC प्राप्त हुआ है, जो KF और KB का रेशियो है, यह कहलाता है साम्य स्थिरांक। इसे हम लोग कहेंगे साम्य स्थिरांक, ठीक है, साम्य स्थिरांक। अब यह कहलाएगा साम्य स्थिरांक। तो इसे याद रखिएगा। इसको इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि यह जो साम्य स्थिरांक है वह फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो दर स्थिरांक है और बैकवर्ड डायरेक्शन के जो दर स्थिरांक है उसके अनुपात के बराबर में होता है। या एक और तरीके से डिफाइन करना चाहें तो ये वाला ऊपर का जो टर्म है यह प्रोडक्ट है और नीचे में है जो वह उत्पाद है, सॉरी अभिकारक है। तो यह प्रोडक्ट के उत्पाद के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल और अभिकारक के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के अनुपात के बराबर में होता है। यानी हम लोग ये जो C और D जो ले रहे हैं सक्रिय मात्रा, C और D की सक्रिय मात्रा और नीचे में जो A और B की सक्रिय मात्रा है, तो ये ऊपर वाला है उत्पाद और नीचे वाला है अभिकारक। तो उत्पाद की जो सक्रिय मात्रा है उसका गुणनफल और अभिकारक की सक्रिय मात्रा के गुणनफल के अनुपात के बराबर में होता है यह साम्य स्थिरांक। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम से आए हुए हैं। एक तो क्वेश्चन यहीं से आया हुआ है KC निकालने के संबंध में। तो KC निकालने के लिए हमको उत्पाद को ऊपर में रखना पड़ेगा और अभिकारक को नीचे में रखना पड़ेगा। अभी हम लोग आगे देखेंगे। अगर मान लो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में अगर यहाँ पर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया हुआ है, यानी यहाँ पर अगर मान लो M1 M2 N1 N2 इस प्रकार का कोफिशिएंट लगा हुआ है, अगर यह एक रिएक्शन है और इसमें कुछ यानी यहाँ पर एक मोल लिखे हुए हैं, ठीक है, A के सामने कुछ मोल लिखा हुआ है B के सामने, तब यह जो मोल है, अब यहाँ पर ये जो मोल की संख्या है यहाँ पर ये ऊपर में आ जाएगा। तो C और D के जो सामने मोल है वहाँ इसके ये पावर में आ जाएंगे N1 और N2। A और B के सामने जो मोल्स हैं वो इसके पावर में आ जाएंगे M1 और M2, ठीक है, चाहे जो भी मोल हो, आप M P Q ऐसे कुछ भी मान सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जब भी जो सामने में मोल रहेगा वह यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। दूसरा KC के यूनिट से क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो जब भी याद रखिएगा, एक शॉर्ट बता रहा हूँ कि जब भी केसी का जब यूनिट निकालना आपको बोला जाएगा, तो केसी की यूनिट निकालने के लिए मोल लीटर टू द पावर -1 और इसका होल पावर कर दीजिएगा n, ठीक है, एन जी। और यहाँ जो एन जी रहेगा वह एन जी है, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, एन जी जो है वह गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में जो उत्पाद की मोल है, उत्पाद का मोल माइनस गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में अभिकारक के मोल, इनके अंतर के बराबर होता है। जब भी केसी की यूनिट निकालने के लिए बोला जाएगा तो मोल लीटर टू द पावर -1 और इसके पावर में एन जी करिएगा। एन जी क्या होता है, गैसीय अवस्था में उत्पाद का मोल माइनस जो गैसीय अवस्था में अभिकारक का मोल, इन दोनों को आप माइनस करिएगा तो आपको यहाँ पर इसका यूनिट प्राप्त हो जाएगा। अभी आगे हम लोग इसको न्यूमेरिकल में देखेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें आप इसमें याद रखिएगा। यहाँ पर भी आपको यूनिट पूछा जा सकता है कि वेग स्थिरांक का यूनिट क्या होता है। तो ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये है वेग स्थिरांक। अगर हम लोग को वेग स्थिरांक का यूनिट निकालना है तो इसको एक साइड कर देते हैं, यानी के एफ। तो के एफ बराबर हो जाएगा इधर आर एफ और इसके डिवाइड में आ जाएगा ये ए की सक्रिय मात्रा और बी की सक्रिय मात्रा, ठीक है। अब हम लोगों ने पहले ही इसका यूनिट देख लिया है, किसका, आर एफ का, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन जो भी बोले हम लोग। तो इसका यूनिट हम लोग देखा था कि अभिक्रिया की जो दर होती है वह क्या होती है, मोल लीटर टू द पावर -1, ठीक है। चूंकि यह दर है तो इसमें नीचे में सेकंड यानी समय भी आएगा, तो सेकंड की पावर -1। ये तो हो गया ये ऊपर वाले पार्ट का। अब नीचे में आते हैं तो नीचे की यूनिट क्या हो जाएगी, तो यह हो जाएगा मोल लीटर टू द पावर -1, क्योंकि सक्रिय की मात्रा की यूनिट यही होती है, मोल लीटर टू द पावर -1। तो यहाँ से आप जो वेग स्थिरांक है उसका भी यूनिट निकाल सकते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है पिछले ईयर में कि अगर कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो उस शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक चीज आप याद रखिएगा, जब भी शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी तो ये जो के मल्टीपल में ये जो सक्रिय मात्राएं हैं इसका जो घात है वह 0 होगा। अर्थात यहाँ पर जो मोल की संख्या है, जो यहाँ पर सामने में स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आता है, तो उसका जो यहाँ पर हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, पावर में लिखते हैं। तो ये पावर में दोनों तरफ 0 रहेगा तभी वह शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। और अगर यह शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वह के एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, अब यहाँ पर हम लोगों को ये जो नीचे में ले रहे हैं इसका पावर क्या हो जाएगा 0 और इसका पावर भी क्या हो जाएगा 0, यानी यहाँ पर अब ये वाला मात्रक नहीं रहेगा और ये मात्रक नहीं रहेगा। तो हमारे पास जो के एफ का मात्रक है यानी जो आर एफ का मात्रक है वही मात्रक बन जाएगा किसका, के एफ का। तो यहाँ पर मोल लीटर टू द पावर -1 और सेकेंड टू द पावर -1 उसका आंसर हो जाएगा। यही अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया के आगे अगर कोई एक कोटि की अभिक्रिया है, आगे हम लोग देखते हैं, इसको आप याद रखिएगा, इसको आगे हम लोग अभी यूज करेंगे। अगर यहीं पर अभी हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या हो रहा था, ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है या फिर जो भी रिएक्शन ले हम लोग, तो वह के एफ और यहाँ पर सक्रिय मात्राएं हैं उसकी। और शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या होगी, यहाँ पर इसके पावर में कुछ नहीं रहेगा। अगर यहाँ पर 1 रहता है तो वो 1 कोटि की अभिक्रिया रहेगी। चूंकि यहाँ पर किसी में भी 1 नहीं है यानी दोनों 0 है, तब शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। तो ये आर एफ के एफ के बराबर होगा, यानी जो के एफ की यूनिट है। अब के एफ की यूनिट क्या है हम लोग अभी देखें कि हमको तो ये निकालना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे में आ जाएगा। तो यहाँ पर ए की पावर 0 और बी की पावर 0। तो अब हमें के एफ की यूनिट पूछा था शून्य कोटि की अभिक्रिया में, तो जो आर एफ की यूनिट होगी वही के एफ की यूनिट होगी। तो आर एफ की यूनिट हमने अभी देखा
मोल लीटर टू द पावर -1 और सेकेंड टू द पावर -1। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं अगर ये 1 कोटि की अभिक्रिया हो, यानी इसकी कोटि 1 हो, तो अगर कोटि 1 हो तो फिर यहाँ पर मान लेते हैं 1 कोटि आ रही है, यहाँ पर केवल एक ही अभिकारक है और यहाँ पर कोटि 1 है, ठीक है। तब अब इसका यूनिट क्या होगा, तो यहाँ पर जो सक्रिय मात्रा का जो यूनिट है वो भी यहाँ पर आ जाएगा अब नीचे में, तो मोल लीटर टू द पावर -1 ये भी अब जुड़ जाएगा। तो अब यह ऊपर जाएगा तो ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर अगर 1 कोटि की अभिक्रिया है तो 1 कोटि की अभिक्रिया के लिए इसका यूनिट हो जाएगा सेकेंड टू द पावर -1, ठीक है, ये याद रखिएगा। यही अगर कोटि की संख्या फिर से बढ़ा दी जाए, 2 कोटि की अभिक्रिया है, तो जब 2 कोटि की अभिक्रिया रहेगी तो यहाँ पर RF डिवाइडेड बाई जो A की पावर मान लो 1 था और यहाँ पर B की पावर में भी 1 है, तो ये हो जाएगा KF, और यह 2 कोटि की अभिक्रिया हो गई। या फिर ऐसा ना देकर डायरेक्ट A में ही 2 दिया है तो भी यह 2 कोटि की अभिक्रिया हुई, और 2 कोटि की अभिक्रिया है तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब अगर हम लोग इसका यूनिट लेंगे तो ऊपर में तो सेम रहेगा, मोल लीटर टू द पावर -1 सेकेंड टू द पावर -1, और नीचे में अब आ जाएगा मोल लीटर टू द पावर -1 और इसका स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है अब वह ऊपर चले जाएगा और इससे माइनस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा मोल, ये इस प्रकार से है a के पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर n, तो यह ऊपर जाकर a के पावर m - n बन जाएगा। इसी प्रकार से फॉर्मूला है, तो मोल लीटर टू द पावर -1, अब यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 1 है, तो 1 और माइनस ये ऊपर जाएगा तो ये 2, और इधर तो सेकेंड टू पावर -1 है ही। अब इसको यहाँ पर बचा 1 - 2 यानी -1, तो -1 बटा, तो ये हो जाएगा मोल पावर -1 लीटर टू द पावर +1 और इंटू सेकेंड टू द पावर -1। तो इस प्रकार से कोई भी कोटि की अभिक्रिया रहे, आप यहाँ पर नीचे में उसका वैल्यू रख के, नीचे में उसका यूनिट रख के यहाँ बस 1 2 रखेंगे और उसको ऊपर जाके ट्रांसफर कर देंगे, तो आपको अलग अलग कोटि की जो यूनिट है वो प्राप्त हो जाएगी। अब हम लोग वापस आते हैं, जो केसी का हम लोगों ने डेरिवेशन निकाला था। हम लोगों ने केसी का जो डेरिवेशन निकाला था उस पर आगे बढ़ते हैं। तो केसी का जो डेरिवेशन निकला था वह था केसी इक्वल टू, सक्रिय मात्राएं थी सी की, डी की, और इधर था ए और बी, ठीक है, ये डेरिवेशन निकाला था। साथ ही अगर इसमें कुछ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट था तो इसको हम लोग ले लेते हैं, मान लो यहाँ पर n1 n2, इसको ले लेते हैं n1 n2 m1 m2। इस प्रकार अगर स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो उसको भी लिखेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, पिछले बार तो एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, एक रिएक्शन दे दिया गया था 3a + 2b = c। अब इसमें पूछा गया था कि इसका केसी क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका केसी क्या होगा। तो यहाँ से केसी कैसे निकालेंगे, केसी निकालने के लिए अब आपको पता चल गया है कि ऊपर में उत्पाद रहता है, नीचे में अभिकारक रहता है। तो यहाँ उत्पाद क्या है, यहाँ उत्पाद है C, तो C की सक्रिय मात्रा को ऊपर रखेंगे और जो नीचे में अभिकारक है उसकी सक्रिय मात्रा, तो अभिकारक यहाँ पर क्या है A की सक्रिय मात्रा। अब यहाँ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 3, तो इसको पावर में लेंगे इंटू जो B, और B का स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, तो ये हो जाएगा इसका आंसर केसी इसका वैल्यू, ठीक है, इस रिएक्शन के लिए केसी। अगर मान लो यहाँ पर ऐसा रिएक्शन ना देकर कोई रिएक्शन ही दे दिया जाए, ठीक है, जैसे एक रिएक्शन लेते हैं हम लोग, जैसे N2 + 3H2 और ये बना रहा है NH3, ठीक है, N2 + 3H2 और ये बना रहा है 2NH3। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है और रिवर्सिबल है। एक चीज याद रखिएगा कि जो हम लोग केसी निकालेंगे तो उसमें केवल उन्हीं का सक्रिय मात्रा को लेंगे जिसकी सक्रिय मात्रा गैसियस स्टेट में हो। जैसे ये नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में है। अगर इनमें से कोई भी सॉलिड या लिक्विड हो तब हम उनकी सक्रिय मात्राओं को नहीं लेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अगर हम लोग इसका केसी निकालें
अगर हम लोग को इस प्रकार का समीकरण दे दिया गया है और इसकी केसी निकालने के लिए कहा गया है, तो केसी कैसे निकालेंगे? यहाँ बस प्रोडक्ट क्या है? अमोनिया। तो अमोनिया का सक्रिय मात्रा और इसका ये जो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये ऊपर में चला जाएगा। अब नीचे में आते हैं तो नीचे में देखते हैं तो ये नाइट्रोजन है और इधर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का ये 3, तो ये हो जाएगा केसी का वैल्यू। इसी प्रकार से मैं आपको ये वाला जो जैसे गैस 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 है, ये तीनों क्या कहला रहा है? समांगी जो इसका अभिक्रिया कहला रहा है। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में एक समांगी अभिक्रिया भी होती है कि अगर तीनों जो यानी अभिकारक के जो प्रोडक्ट्स हैं और जो प्रोडक्ट में जो पदार्थ हैं वो सभी अगर एक ही स्टेट में हो तब उसे हम समांगी अभिक्रिया भी कह देते हैं। तो यहाँ पर ये समांगी अभिक्रिया, मान लो यहीं पर कुछ दूसरा रिएक्शन दिया हुआ है, जैसे एक ले लेते हैं एग्जांपल, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 और कैल्शियम कार्बोनेट टूट कर बना रहा है CO प्लस CO2। अब यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में है, ये गैसियस स्टेट में है। अब हमें इसे बोला गया है कि इसका केसी क्या होगा? केसी निकालने के लिए हमें इसे बोला गया है। तो केसी में हम लोग जैसे कि देख रहे हैं ऊपर में क्या रहता है? उत्पाद, नीचे में अभिकारक। तो उत्पाद क्या है यहाँ पर? कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड तो क्या है? सॉलिड स्टेट में है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। अभी हम लोग आगे इसको रखेंगे, जबकि ये कार्बन डाइऑक्साइड और नीचे में है CaCO3। ठीक है, अब ये दोनों सॉलिड स्टेट में है। तो सॉलिड स्टेट जब भी आपको यहाँ पर मिलेगा किसी इक्वेशन में, तो उसको ध्यान से याद रखिएगा कि इन दोनों के वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी इसकी सक्रिय मात्रा यहाँ पर भी 1 हो जाएगी। इसको आगे अगर लिखें तो ये हो जाएगा केवल CO2 और नीचे में 1। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर इसकी सक्रिय साम्य स्थिरांक निकालें केसी की, तो केवल और केवल CO2 प्राप्त होगा, क्योंकि यही बस गैसियस स्टेट में है, ये दोनों सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है कि केसी की यूनिट निकालने से, ठीक है, केसी की यूनिट क्या होगी, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आता है। तो ऐसे ही कुछ रिएक्शन दे दिया जाता है और रिएक्शन में फिर केसी की यूनिट भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। मान लो एक रिएक्शन दिया हुआ है, फिर से उसी रिएक्शन को लेते हैं N2 प्लस 3H2 और इधर है 2NH3। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को अगर यूनिट निकालने के लिए पूछा जाए, ठीक है, इसका केसी तो सिंपल निकल जाएगा, जैसे अभी उन्होंने बताया, ऊपर में क्या आएगा? NH3 और उसका पावर 2, इधर नीचे में N2 और इधर H2 का पावर 3। अब केसी की यूनिट निकालना है हमें, तो यूनिट निकालने के लिए मैंने एक आपको आसान तरीका बताया था कि जो मोल है और लीटर है, इसका पावर हो जाएगा लीटर पावर -1 और इधर Ng। ठीक है, Ng क्या होता है? Ng है जो उत्पाद की जो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, यानी उस उत्पाद की जो मोल है माइनस जो अभिकारक के मोल है। एक बार यहाँ से निकाल कर देखते हैं, तो यहाँ Ng का वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस 1 और ये 3, दोनों को ऐड करेंगे, 1 प्लस 3 कितना हो गया? 3 और 1 4। तो यहाँ पर प्राप्त होगा -2। अब इस -2 के वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रख देंगे तो सीधा सीधा इसका यूनिट प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मोल लीटर टू द पावर -1 और ये -2। अब इसको अंदर में मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा मोल की पावर -2 लीटर टू द पावर 2। ठीक है, ये इसका यूनिट हो गया केसी का। ठीक है, आगे और निकाल के देखते हैं हम लोग। तो हम लोग ले लेते हैं, मान लो PCl3 और PCl3 का निकालते हैं तो यह डिवाइड होता है PCl2 प्लस Cl2। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो ये है 1 और 1 2। अगर इसका Ng निकाले हम लोग तो इसका Ng क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 और इधर 1, 2 माइनस 1। ठीक है, तो Ng क्या हो गया? 1। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में रखते हैं हम लोग, तो मोल लीटर टू द पावर -1 और यहाँ पर 1, तो इसका यूनिट सेम हो जाएगा, मोल लीटर टू द पावर -1। अगर बाई चांस किसी केस में Ng का जो वैल्यू है वह 0 आ जाता है, जैसे एक रिएक्शन देखते हैं,
एक रिएक्शन लेते हैं जिसमें 0 आ रहा होगा, तो ये हाइड्रोजन प्लस आयोडीन और ये बना रहा है 2HI। अब यहाँ पर हम लोग Ng का वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 1 + 1 2 है, तो 2 - 2 कितना हो गया 0। अब हम लोग को Kc का यूनिट निकालना है, तो Kc के यूनिट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है मोल लीटर टू द पावर -1 और फिर Ng, ठीक है। अब Ng का वैल्यू 0 हो गया, तो ये मोल लीटर टू द पावर -1 और ये 0। अब किसी का भी पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, यानी तो जब भी Ng का वैल्यू 0 आएगा तो फिर उसकी यूनिट नहीं प्राप्त होगी, हमें ये चीज याद रखेगा। ये जो सारी चीजें हम लोग निकाल रहे हैं, यहाँ पर जो भी हम लोग Ng का वैल्यू लेते हैं वह साम्य अवस्था की वैल्यू लेती है। लेकिन जब भी आपको अगर क्वेश्चन में दिया जाए और क्वेश्चन में अगर बोला जाए कि जो मोल की संख्या दे दी है, अगर यहाँ पर आपको तो मोल या इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है तो यहाँ से आप पुट अप कर दिए। लेकिन आपको अगर दे दिया जाए कि कोई मोल दिया हुआ है, ठीक है, और उस मोल में आपसे पूछा गया है, तो वहां पर मोल में शब्द देखिएगा कि कहीं प्रारंभिक मोल तो नहीं दिया हुआ है। अगर आपको प्रारंभिक मोल शब्द दिया हुआ है तो आपको उस मोल को डायरेक्टली नहीं लेना है, आपको जो साम्य अवस्था में जो मोल यूज हो रहे हैं उसको लेना है। आगे हम लोग और न्यूमेरिकल देखेंगे तो उसमें फिर देखेंगे, ठीक है उसको। अभी हम लोग बात कर रहे थे Kc के बारे में। Kc के अलावा एक और साम्य स्थिरांक होता है जिसे हम लोग Kp कहते हैं, ठीक है। Kp भी एक साम्य स्थिरांक होता है। Kp की बात करें तो मैं उसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूं यहाँ पर। तो Kp के लिए हम लोग सेम चीज यूज करेंगे, बस यहाँ पर जो सक्रिय मात्राएं ले रहे थे अब वहां पर उसके स्थान पर आंशिक दाब लेंगे। तो PCN1 इंटू PD इंटू डिवाइडेड बाई PAM1 इंटू PBM2, ये दाब साम्य स्थिरांक कहलाता है। ये जो Kp है यह दाब साम्य स्थिरांक है, दाब साम्य स्थिरांक है, ठीक है। Kp क्या है? दाब साम्य स्थिरांक है। अब यहाँ एक चीज याद रखिएगा, ये जो PC1 है और PD2 है, PA1 है और PB है, ठीक है, हम लोग इसको सक्रिय मात्रा के स्थान पर यूज कर रहे हैं। और ये जो कहला रहे हैं PC1, PC, PD, PA और PB, ये आंशिक दाब कहलाते हैं, आंशिक दाब, ठीक है। तो जब भी सक्रिय मात्रा के स्थान पर आंशिक दाब दिया होगा तब हमें दाब साम्य स्थिरांक निकालना पड़ेगा। यहां से भी इसकी यूनिट भी याद रखिएगा, इसका यूनिट है ATM टू द पावर डेल्टा n। ATM प्रेशर का यूनिट है और पावर डेल्टा n, जैसे हम लोग अभी निकाल रहे थे डेल्टा n, ठीक है, उसी प्रकार से Kp और Kc में रिलेशन से भी एक पिछले ईयर क्वेश्चन आया था। और Kp और Kc में क्या रिलेशन होता है तो इसको डायरेक्टली आप याद कर लीजिएगा, Kp बराबर Kc इंटू RT पावर डेल Ng, ठीक है। और डेल Ng उसी तरीके से निकालेंगे जैसा हम लोग अभी निकाल रहे थे। यहाँ पास R जो है वो गैस नियतांक है, गैस कांस्टेंट है, T जो है टेम्परेचर है, Kc हम लोगों ने अभी देखा साम्य स्थिरांक है और Kp दाब साम्य स्थिरांक है। तो Kp और Kc में ये रिलेशन होता है Kp इक्वल टू Kc RT पावर डेल Ng। डेल Ng कैसे निकालेंगे तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो उत्पाद की मोल की संख्या है माइनस गैसीय अवस्था में जो अभिकारक के मोल की संख्या है। याद रखिएगा केवल गैसीय अवस्था को ही लेना है इस पूरे प्रोसेस में। जहां भी सॉलिड दिखेगा और लिक्विड दिखेगा वहां पर आप एक ले लीजिएगा, जबकि गैसीय अवस्था दिखेगा तो उसी को ही हम लोग को लेना है, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि कब Kp और Kc बराबर होगा। तो इसके लिए एक इक्वेशन होता है, जब भी ये डेल Ng के वैल्यू पर डिपेंड करेगा। हमेशा जो Kp और Kc का रिलेशन है वह डेल Ng के वैल्यू पर डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पर आप एक एज्यूम करके देखिए, यहाँ पर अगर डेल Ng का वैल्यू 0 हो जाता है तो जब भी डेल Ng का वैल्यू 0 होगा तो क्या होगा, ये a की पावर 0 हो जाएगा और ये 0 होगा तो Kp और Kc दोनों बराबर होंगे। तो जब भी डेल Ng 0 होगा तो Kp बराबर होगा Kc के, ठीक है। पहले Kp को रखिएगा और इधर Kc को रखिएगा। तो जब भी डेल Ng 0 होगा तो Kp बराबर हो जाएगा किसके, Kc के। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, जब भी डेल Ng पॉजिटिव में आए, यानी 1 2 3 0 से ऊपर आए, ठीक है, यानी डेल Ng का वैल्यू जब भी ग्रेटर देन होगा 0 से
तो देखिए आप यहाँ पर जब भी एक से बड़ा कोई संख्या आएगा तो जो Kp का वैल्यू है वह Kc से बड़ा हो जाएगा, यानी जो Kp जो बराबर हो रहा था Kc r⁻∆Ng, यहाँ पर अगर एक से कोई बड़ा वैल्यू आता है तो Kp यहाँ पर फिर बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर भी Kp ग्रेटर देन हो जाएगा Kc के, ठीक है। वहीं अगर बात करें आगे तो फिर से ∆Ng अगर लेस देन है 0 से, यहाँ पर 0 छोटा आता है, मान लो कि -1 -2 इस प्रकार से आता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये जो Kp है वो लेस देन हो जाएगा Kc से, ठीक है, Kc से लेस देन हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशन बनते हैं और इसी से पिछली ईयर क्वेश्चन भी आया था कि किस 4-5 समीकरण दे दिए थे और वहां से पूछा गया था कि निम्न में से किस समीकरण में Kp और Kc बराबर होंगे। तो अभी हम लोग Kp और Kc के मैं कुछ रिलेशन आपको एग्जांपल से बता दे रहा हूँ, बाकी आप उसमें प्रैक्टिस करिएगा। तो Kp और Kc के रिलेशन से एक मैं क्वेश्चन जैसे बताता हूँ कि Kp और Kc का रिलेशन कैसे निकालते हैं। Kp Kc रिलेशन, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बनता ही है क्वेश्चन यहाँ से। Kp बराबर है Kc r⁻, यहाँ पर ∆Ng, ठीक है। अब एक इक्वेशन ले लेते हैं कोई सा भी, एक इसकी इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे PCl5 और ये डिवाइड हो रहा है PCl3 प्लस Cl2 में, ठीक है। तो पहले सबसे पहले ∆Ng निकालते हैं, तो ∆Ng क्या हो जाएगा 1 + 1 यानी 2 और इधर 1, तो ये हो गया 1, ठीक है। तो जब भी ∆Ng 1 आ रहा है यानी 0 से क्या है, ये ग्रेटर देन है, ∆Ng 1 आ रहा है मतलब 0 से ग्रेटर देन है, तो यहाँ पर ∆Ng का मान अगर 1 रखेंगे तो जो Kp है वो भी ग्रेटर देन हो जाएगा क्या, Kc के। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ले लेते हैं हम लोग I2 + H2 और ये बना रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ ∆Ng जब निकालेंगे 2 - 1 + 1 ये 2 हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पर आप 0 रखेंगे तो ये तो पार्ट हो गया RT⁻0 यानी 1 हो गया वहां पर, तो Kp और Kc बराबर हो जाएगा, Kp और Kc क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको और सॉल्व करिएगा और देखिएगा, ठीक है।